Hello everyone, welcome to my channel. I am Usma and this is another video on synthesis of sentences in which we'll discuss exercise 3, that is combine the sentences by using a preposition with a noun or gerund. See, I know कि आपको पहले पता है नाउन क्या होता है, preposition क्या है, gerund क्या है, ये हम पहली क्लासेस में इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है इनके बारे में, बट स्टिल आई जस्ट वांट यू टू डू अ क्विक रिवीजन अबाउट these three terms and after that will एक अगर हमें आइडिया हो जाता है ना कि अगर आप में से जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको इनके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा अबाउट दीज टर्म्स. ओके, सो इसलिए मैं थोड़ी सी एक रिविजन करा देती हूँ अबाउट दीज टर्म्स. देखिए, डेफिनेशन रीड कर दे रही हूँ मैं आपके लिए. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एनी आइडिया. सिंपली मीन्स अगर किसी भी चीज़ का नाम रख दो, दैट इज सिंपली नॉन एज नाउन. ओके, नेक्स्ट इज preposition. See, a preposition is a word or a group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship or to introduce any object. ठीक है, प्रपोजिशन क्या होता है? या तो एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जो कि किसी नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले या किसी भी नाउन फ्रेज से पहले लगा जाता है, और वो क्या शो करता है? वो नई डायरेक्शन बताता है, टाइम बता सकता है, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप या किसी भी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं. वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे प्रपोजिशन होते हैं. क्लियर? इसी के साथ हमारा एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज जेरन. सी, जेरन एक ऐसी फॉर्म है वर्ब की जो कि आईएनजी पे एंड होती है और नाउन की तरह यूज की जाती है. ठीक है, हमें पता है कि जो वर्ब्स होती हैं वो एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं या फिर स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग, लाइक आई एम अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, समथिंग लाइक दैट. लेकिन जो नाउन होती है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो पीपल, प्लेसेस, थिंग्स या आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है. राइट, लेकिन जो जेरन है, अब जेरंड जो होता है इसका ब्लेंड होता है, इसका मिक्सचर होता है वर्ब्स और नाउन्स का. इट लुक्स लाइक अ वर्ब जैसा दिखता है, बट इट एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ नाउन. नाउन की तरह ये काम करता है. तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में. हमें यहाँ पे 3 टर्म्स यूज हुए हैं, नाउन, वर्ब एंड जेरंड. आई होप आपको जेरंड क्या होता है समझ आ गया है. आईएनजी पे एंड होता है, सिंपल है, नाउन की तरह वर्क करता है और एक्चुअली वर्ब जैसा दिखता है. अब इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. Next question is, she had many shortcomings, but she was a nice woman. Means उसमें बहुत सारे faults थे, but वह एक अच्छी औरत थी. ओके, तो हम इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं कि बहुत सारे faults होते हुए भी वह एक अच्छी औरत थी. In spite of having many shortcomings, she was a nice woman. यहाँ पर जो in spite of है, ये हमारा एक preposition है. Having यहाँ पर हमने एक gerund का यूज किया है. Next is, Tagore was a great poet. He was a good painter. Tagore एक महान पोएट था, महान कवि था और वह एक अच्छा पेंटर भी था. तो यानी महान पोएट होने के साथ साथ वह एक अच्छा पेंटर भी था. ये तो बनेगा ना इसका सेंस. तो हम यहाँ पे डिसाइड्स बीइंग, यहाँ पे देखो जो वॉज है ना, ये हमारा बी की फॉर्म होती है, तो हम इसी में आईएनजी ऐड करेंगे. अब वॉजिंग तो होने से रहा, सो विल ऐड लाइक बीइंग. सो हम इसको कैसे कंबाइन करेंगे? Besides being a great poet, Tagore was a good painter. यानी एक ग्रेट पोएट तो था ही, उसके साथ साथ वे एक अच्छा पेंटर भी था. यहाँ पर देखिए टैगोर और ही दोनों एक ही इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मोर इन्फॉर्मेटिव हमें टैगोर लग रहा है, दैट्स वाई हमने टैगोर का यूज किया है अपने सेंटेंस में. थर्ड, वी रीच्ड द मूवी हॉल, द मूवी हैड फिनिश्ड बाय दैट टाइम. हम मूवी हॉल पहुंचे और मूवी उस टाइम तक फिनिश हो चुकी थी. यानी मूवी के फिनिश होने के बाद हम मूवी हॉल पहुंचे, यही बन रहा है इसका सेंस. सो विल सिंपली कंबाइन इट लाइक वी रीच्ड द मूवी हॉल आफ्टर द मूवी हैड फिनिश्ड. आफ्टर यहाँ पर हमारा एक प्रपोजिशन है, द मूवी नाउन से पहले हमने इसको यूज किया है. वी रीच्ड द मूवी हॉल आफ्टर द मूवी हैड फिनिश्ड. ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा. फोर्थ इज, The servant swept the room. He found a rupee lying in the corner. Servant ने रूम को स्वेप किया, स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाई और उसे रूम में कॉर्नर में एक रुपया पड़ा हुआ मिला. यानी झाड़ू लगाते समय उसको कॉर्नर में एक रुपया पड़ा हुआ मिला. यही तो बनाएंगे. While sweeping the room, the servant found a rupee lying in the corner. While यहाँ पर preposition है sweeping, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट इज gerund. पहले सेंटेंस में द सर्वेंट
सेकंड सेंटेंस का जो ही है उसी को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मोर इन्फॉर्मेटिव द सर्वेंट है, इसलिए हमने द सर्वेंट को ही एज अ मेन वर्ड यूज किया है अपने कंबाइंड सेंटेंस में। नेक्स्ट इज ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू गेट सक्सेस एट लास्ट। उसने मतलब वो कई बार फेल हो चुका है, लेकिन अंत में वो फिर भी आशा करता है कि वो सक्सेस प्राप्त कर ही लेगा। यानी बहुत बारी फेल होने के बावजूद वो उम्मीद रखता है कि वो पास हो जाएगा, वो सक्सेस प्राप्त कर लेगा, है ना। तो विल सिंपली कंबाइन इट लाइक इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड मैनी टाइम्स ही होप्स टू गेट सक्सेस। एट लास्ट आपका मन है, लगाना है तो लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। स्टिल हटाना कंपलसरी है क्योंकि वो इन स्पाइट ऑफ वहां पहले आ चुका है। क्लियर। नेक्स्ट इज ही हैड मैनी फॉल्ट्स बट ही वॉज अ गुड मैन एट हार्ट। उसमें कई सारे फॉल्ट्स थे, लेकिन वह दिल से एक अच्छा इंसान था। यानी बहुत सारे फॉल्ट्स होते हुए भी वह दिल से एक अच्छा इंसान था। ऐसे ही बनाएंगे तो यहाँ पे भी इन स्पाइट ऑफ लगा देंगे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी फॉल्ट्स ही वॉज अ गुड मैन एट हार्ट, कॉमा और ही का एच स्मॉल करना ना बोलेगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ना बोलेगा, प्लस इन स्पाइट ऑफ में जो आई एन लिखोगे आई कैपिटल रखना। ये सेंटेंस के रूल्स होते हैं। नेक्स्ट इज Rossetti was a painter, he was also a poet. Rossetti एक पेंटर था और वह एक पोएट भी था। यानी पेंटर होने के साथ साथ वह एक पोएट था, राइट। Besides being a painter, Rossetti was a poet. यहाँ पर Rossetti और he में से ज्यादा इंफॉर्मेटिव Rossetti है, इसलिए हमने कंबाइंड सेंटेंस में Rossetti का ही यूज किया है। नेक्स्ट इज he had a great deal of influence but he could not get the job. Means इन्फ्लुएंस करने की उसमें अच्छी खासी पावर है, बट ही कुड नॉट गेट द जॉब, फिर भी वो जॉब प्राप्त नहीं कर सका। यानी अच्छी खासी इन्फ्लुएंस करने की पावर होने के बावजूद वो जॉब प्राप्त नहीं कर सका। यानी हम इसको ऐसे बनाएंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ इन्फ्लुएंस ही कुड नॉट गेट द जॉब। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ो, उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो और बना के देखो इंग्लिश में क्या बन रहा है, बस। नेक्स्ट इज शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी बट शी इज़ अनहैप्पी। उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वह खुश नहीं है, वह नाखुश है। यानी बहुत पैसा होते हुए भी वह अनहैप्पी है। ऐसे ही बनाएंगे तो बताइए क्या बनाएंगे इसका। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी शी इज़ अनहैप्पी। इट्स रियली वेरी सिंपल, बस समझना है थोड़ा। ओके, नाउ गेट रेडी फॉर योर होमवर्क। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगी मैं। See, the question is, he had a great deal of influence, but he could not get the award. Okay? यानी इन्फ्लुएंस करने का जो पावर है उसमें बहुत ज्यादा है, बट फिर भी अवार्ड प्राप्त नहीं कर सका, है ना। बट अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने एक्सरसाइज देखी है तो आप इजीली कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।